फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज अफगानिस्तान में जो विरोध दिख रहा है उसे पठान लैंड का पहला जन विद्रोह माना जाएगा। और क्यों माना जाएगा, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। खास बात यह है कि जिन महिलाओं को तालिबानियों ने कमजोर समझा और दशकों तक कुचला, वो क्रांति की अगुवाई कर रही हैं। आज हम ये तो आपको समझाएंगे ही कि अफगान जनता के लिए आजादी जीवन मरण का प्रश्न क्यों बन गया है, लेकिन साथ में यह भी बताएंगे कि तालिबान सरकार को लेकर दुनिया की दुविधा क्या है। आईएसआई और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सरकार को क्या दुनिया स्वीकार करेगी? आईएसआई चीफ के काबुल पहुंचने के बाद से अफगानिस्तान के हालात तेजी से बदले हैं। महज 2 दिन के अंदर अखुंद जैसे आतंकी अफगानिस्तान के सर्वे सर्वा बन गए। यही वजह है कि भारत भी अब एक्टिव मोड में आ गया है। अब पूरी दुनिया को क्यों लग रहा है कि तालिबान से निपटने की रणनीति दिल्ली में ही बन सकती है, इसका विश्लेषण करेंगे। और फिर चीन से निकले एक अदृश्य दुश्मन की भी बात करेंगे, यानी कोरोना की। कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर दिखने लगी, लेकिन आज हमने ग्राउंड पर जाकर यह समझने की कोशिश की कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी और सावधानी कैसी है। 3 दिन बाद 9/11 यानी अमेरिका पर आतंकी हमले की बरसी, और उसी आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकियों पर कार्रवाई की। अफगानिस्तान से 20 साल तक तालिबान को दूर रखा, लेकिन अफगानिस्तान में अब एक बार फिर तालिबानी हुकूमत है। सूत्र बता रहे हैं कि 11 सितंबर को अमेरिका पर आतंकी हमले की बरसी वाले दिन ही तालिबान सरकार एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है और कामकाज की शुरुआत कर सकती है। हालांकि तालिबान की नई सरकार में आतंकियों की भरमार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या विश्व बिरादरी तालिबान सरकार को मान्यता देगी? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जिक्र तालिबान के खिलाफ पहले जन विद्रोह की, क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और वहां महिलाओं की मुहिम रंग लाती दिख रही है, क्योंकि जो तालिबान महिलाओं की आजादी का दुश्मन रहा है, आज उसी के सामने महिलाएं आजादी के नारे लगा रही हैं। तालिबानी बंदूकों के सामने भी महिलाएं निडर खड़ी हैं और महिलाओं का यह विद्रोह जन विद्रोह की शक्ल ले रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हालांकि इस बार तालिबान खुद की उदारता का ढोंग रच रहा है। आज भी तालिबान सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबके लिए बराबरी की बात कही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से महिला प्रदर्शनकारियों के साथ तालिबानियों की क्रूरता की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। आज भी काबुल में हथियारबंद तालिबानियों ने महिलाओं को डंडे से पीटा। बताया जा रहा है कि महिला तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के पहले जन विद्रोह के खिलाफ तालिबान का कोड़ा भी निकल आया है। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं उनमें तालिबानी महिलाओं पर कोड़े बरसाते आ रहे हैं और उन्हें यह नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्रोह की सजा तालिबानी कोड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्रूर तालिबान बदला नहीं है, लेकिन यह सच है कि इस बार अफगानिस्तान बदलता दिख रहा है। वहां की महिलाएं बदलती दिख रही हैं और तालिबान के खिलाफ पहला जन विद्रोह शुरू हो चुका है। ये तालिबान को महिलाओं का ओपन चैलेंज है। तालिबान सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान की आधी आबादी का विद्रोह है। महिलाओं के इस मोर्चे में कोई बुर्के में, तो कोई हिजाब में, कोई कुर्ते सलवार में, तो कोई जीन्स पैंट पहनकर अफगानिस्तान की सड़कों पर निकली। हाथों में बराबरी के हक वाली तख्ती और तालिबान से चाहिए आजादी के नारे लगाते चौक चौराहों से गुजरी। क्या काबुल, क्या कुंदुल, क्या दश्ती बराची, अफगानिस्तान में शहर दर शहर महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला। तालिबानियों ने रास्ता रोका तो उनसे डट कर मुकाबला किया।
गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ महिलाएं उस तालिबान से लोहा ले रही हैं जो हमेशा से महिलाओं पर जुल्म ढाता रहा, कोड़े बरसाता रहा और शरिया के नाम पर आधी आबादी को घर में कैद करने की वकालत करता रहा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, क्या अफगानी महिलाओं में तालिबान का डर खत्म हो चुका है या फिर ये तालिबान के खिलाफ पहला जन विद्रोह है? हालांकि आज भी महिलाओं के प्रदर्शन को कुचलने के लिए तालिबानियों ने फायरिंग की। जहां कहीं महिलाओं का रेला आते देखा, वहां तालिबानियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इतना ही नहीं, महिला प्रदर्शनकारियों को तालिबानियों ने डंडों से पीटा, उन पर कोड़े तक बरसाए। बावजूद इसके तालिबान के आगे अफगान की महिलाओं का हौसला नहीं हिला, कदम नहीं डगमगाए। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, हक और हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। मंगलवार को तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष भी शामिल हुए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जन विद्रोह शुरू हो चुका है, जिसे तालिबान बंदूकों के बूते कुचलने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों को आंदोलन नहीं करने के लिए डरा धमका रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि कल 1000 महिलाओं को तालिबानियों ने बंधक तक बना लिया। इसके बावजूद महिलाओं का मोर्चा नहीं डगमगाया और अफगानिस्तान की अच्छी सेहत के लिए इन हौसलों का बुलंद रहना जरूरी है। आज से कई साल पहले आसमा महफूज, अगर आपको ये नाम याद हो, उसने कहा, पीपुल आई एम गोइंग टू तहरीर स्क्वायर, और इजिप्ट में एक आंदोलन छिड़ गया था। महिला की ताकत को ये तालिबानी कम ना आंकें। इनके पास बंदूक नहीं है, लेकिन ये जानती हैं ये क्या कर रही हैं और ये तूफान खड़ा कर सकती हैं वहां पर, जिसकी शायद अफगानिस्तान को अभी जरूरत भी है। अफगानिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है। बताया जा रहा है कि तालिबान की केयर टेकर सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के सेना प्रमुख जनरल बाजवा की है। लेकिन पाकिस्तान में एक सर्वे आया है जो बताता है कि लगभग आधे पाकिस्तानियों को लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देगी। यह पाकिस्तान का सर्वे है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करेगी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान सरकार में आतंकियों की भरमार है। तालिबान की 33 मेंबर्स वाली कैबिनेट में कुख्यात चेहरे ज्यादा हैं और विख्यात ना के बराबर। सामाजिक सरोकार से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है, बस आतंकिस्तान से इनका जुड़ाव रहा है। तो आइए एक नजर इनके बायोडेटा पर डालते हैं। ये तालिबान सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद है। अखुंद का नाम संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल आतंकियों में शामिल है। ये बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का भी आरोपी है। दरअसल मुल्ला हसन अखुंद तालिबान की शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था रहबरी शूरा यानी नेतृत्व परिषद के लंबे समय से प्रमुख रहा। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध रिपोर्ट ने अखुंद को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार भी बताया। अब इसे पहचानिए, यह है तालिबान सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इसे डिप्टी पीएम की पोस्ट मिली है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध नोटिस के अनुसार तालिबान सरकार के पतन के बाद बरादर ने नाटो फोर्स पर हमलों के लिए एक सीनियर कमांडर के रूप में काम किया। मुल्ला बरादर को भी तालिबान का जन्मदाता मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। तालिबान के गठन से लेकर तालिबान शासन तक इसने अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से मुल्ला बरादर को 8 साल पाकिस्तान की जेल में काटनी पड़ी। तालिबान सरकार का दूसरा डिप्टी पीएम है अब्दुल सलाम हनाफी। हनाफी पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर रखा है।
तालिबान सरकार में सबसे ज्यादा जिस चेहरे पर चर्चा हो रही है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे तालिबान के केयरटेकर सरकार का गृह मंत्री बनाया गया है। लेकिन ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम वैश्विक आतंकवादियों की सूची में है। हक्कानी नेटवर्क के इस टॉप टेररिस्ट का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। अमेरिका ने इस पर $50 लाख यानी 73 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित कर रखा है। सिराजुद्दीन और उनके पिता ने 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर भी हमला कराया था, जिसमें 58 लोग मारे गए थे। 2011 में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दायां हाथ और एजेंट बताया था। अफगानिस्तान में फिदायीन या आत्मघाती हमले शुरू करने वाला हक्कानी नेटवर्क को ही माना जाता है, खास तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी को ही। इतना ही नहीं, सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। इसके आतंकी संगठन अल-कायदा से भी करीबी संबंध रखते हैं। हक्कानी ने पाकिस्तान में बैठे बैठे ही अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले कराए, जिनमें अमेरिका और नाटो सेनाओं को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा 2008 में हामिद करजई की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल रहा। दरअसल तालिबान और हक्कानी नेटवर्क अपनी सुविधा के हिसाब से एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। तालिबान के सत्ता में आने के लिए हक्कानी नेटवर्क ने पूरी मदद की, जिसका नतीजा सामने है। हक्कानी नेटवर्क का सरगना अब अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर बन गया है। अंदाजा लगाएं, UN इनाम रखता है आतंकियों के ऊपर और वो आतंकी अब सरकार चलाने लगते हैं। तो UN का डर किसी को है कि नहीं है? पाकिस्तान को भी नहीं है, शायद FATF का भी डर नहीं। आपको यह भी बता दें कि तालिबान का जन्मदाता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही नहीं है और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को भी खाद पानी ISI ही देती है। और अफगानिस्तान में आतंकी सरकार बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका भी ISI और पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल बाजवा की रही। बहरहाल अब आपको तालिबान सरकार के कुछ और मंत्रियों से मिलवाते हैं और उनके आतंकी करियर का विश्लेषण करते हैं। मोहम्मद याकूब, मुल्ला मोहम्मद याकूब, जिन्हें तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया था। यह तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर तालिबान की सैन्य गतिविधियों की निगरानी करता है। एक और नाम, नई तालिबान सरकार में कुछ और ऐसे मंत्री हैं जिनकी पहचान तालिबान के कुख्यात आतंकी के तौर पर है और वो दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में सजा भी काट चुके हैं, यानी क्यूबा की हाई सिक्योरिटी गुआंतानामो बे जेल में से लौटे। तालिबान के कैबिनेट मंत्रियों में खैरुल्ला खैर ख्वाह, जिसे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर बनाया गया। कल्चर, जिसने बंदूक का कल्चर देखा हो वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर बना। अब्दुल हक, जिसे तालिबान ने इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया है। इसके अलावा मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, जिसे मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया। ये सभी अमेरिका के बनाए गए गुआंतानामो जेल से सजा काट चुके हैं। ध्यान दीजिएगा अगली खबर पर। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इन्हीं चेहरों को देखकर विश्व बिरादरी इसे मान्यता देने को लेकर उहापोह की हालत में। जो मुल्क कुछ रोज पहले तक उसके साथ थे वो भी तालिबान को पीठ दिखा रहे हैं और अफगानिस्तान की महिलाएं भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती तालिबान के कसीदे पढ़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती दुनिया को बता रही हैं कि तालिबान अब हकीकत बन चुका है। उन्हें भी उम्मीद है कि तालिबान इस्लामिक कानून के तहत ऐसी सरकार चलाएगा जो दुनिया के लिए नजीर बनेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। अगर वो उस पर अमल करेंगे और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तालिबान ने अंतरिम सरकार और मंत्रालय के ऐलान के साथ ही अब 4 पन्नों का एक घोषणा पत्र भी जारी किया। इसे लीडर ऑफ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी हिबतुल्लाह खुंदजादा के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है। इसमें जोर दिया गया है कि सरकार में शामिल सभी लोग इस्लामिक नियम और शरिया कानून के हिसाब से काम करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कार्यकारी सरकार जल्द ही अपनी जिम्मेदारियों को शरिया कानून के हिसाब से निभाएगी। इस घोषणा पत्र के जरिए तालिबान ने कई ऐसे वादे किए हैं जिसे आज 5 पॉइंट में जानना और समझना जरूरी है। तालिबान ने वादा किया है, ध्यान से देखिएगा, कि पड़ोसी और बाकी सभी देशों के साथ दो तरफा और सम्मानजनक संबंध बनाकर रखेगा, सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को मानेगा जो इस्लामिक नियमों और देश के मूल्यों के खिलाफ न हो। इस्लामिक नियमों के मुताबिक अल्पसंख्यकों और कमजोरों के हक की रक्षा करेंगे, सभी नागरिकों को समान दर्जा और मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये तालिबान के वो बड़े बड़े वादे हैं जिसमें आसमान जमीन का फर्क है। ये नज़ीर बनेंगे, ये इंसाफ करेंगे। सोचिए, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तालिबान की टेरर कुंडली ऐसी है जिसे देखकर आप सोचने को मजबूर होंगे कि जिन पर करोड़ों का इनाम है उन्हीं के हवाले तख्त-ओ-ताज है। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब भी मिलता दिख रहा है। दिल्ली में रूस और अमेरिका के अधिकारियों का एक जमावड़ा। भारत के साथ सुपर पावर देश ठोस प्लानिंग करने में जुटे हैं। खुद देखें रिपोर्ट। ये है CIA चीफ विलियम बर्न्स और ये है रूस के NSA निकोलाई पत्रुशेव और ये हैं भारत के NSA अजीत डोभाल। ये वो 3 दमाग हैं जो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में अफगान संकट पर मंथन कर रहे हैं, जिनमें 2 नाम ऐसे हैं जिनका दिल्ली में होना ही एक बड़ा संकेत दे रहा है। एक है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ विलियम बर्न्स, जिनका देश चंद दिनों पहले ही अफगानिस्तान को छोड़कर भागा है, और दूसरे हैं रूस के NSA निकोलाई पत्रुशेव, जो देश एक आतंकी संगठन, क्योंकि डोभाल को एक ऐसा रणनीतिकार माना जाता है जो हर मर्ज की दवा साबित होते हैं। तालिबान से निपटने की रणनीति दिल्ली ही तय करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की खुफिया एजेंसी ISI के एक्टिव होने का नतीजा पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह है कि अब भारत के NSA अजीत डोभाल भी एक्टिव हो गए हैं। और इनका एक्टिव होना यह बताता है कि अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने का रास्ता दिल्ली से निकलता है। भारत अब अफगानिस्तान को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति से क्यों हट रहा है, इसे समझने के लिए 2 तस्वीरों को देखना जरूरी है। पहली तस्वीर 20 साल पहले की। 20 साल पहले यही तालिबान था जिसने बामियान में युद्ध की 1500 साल पुरानी मूर्ति को बारूद से उड़ा दिया। तब सुपर पावर तक ने चुप्पी साध रखी थी और हिंदुस्तान भी कश्मकश में रह गया। इस धमाके के पीछे था मुल्ला हसन अखुंद, जो खुद तालिबान सरकार का सुप्रीमो है, जिसे ISI ने महज 2 दिन में अफगानिस्तान के सबसे बड़े पद पर पहुंचा दिया है। अब फिक्र की दूसरी तस्वीर देखिए। यह काबुल में 2008 में भारतीय एम्बेसी पर हुए भीषण हमले की तस्वीर है। इसमें 58 लोग मारे गए। इस हमले के पीछे हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार माना गया, जिसके सिर पर उस वक्त भी तालिबान का हाथ था। आज हक्कानी नेटवर्क का वही प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री है। सिराजुद्दीन हक्कानी घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, जिस पर 38 करोड़ रुपए का इनाम है। तालिबान के इसी बदलते चेहरे ने भारत को भी पॉलिसी चेंज के लिए मजबूर कर दिया है और राजधानी दिल्ली तालिबान से निपटने का स्ट्रेटेजिक सेंटर बन गई है। अचानक दिल्ली आए अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के वर्तमान और भविष्य को लेकर चर्चा हुई। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी भूमिका निभाए। यही नहीं, भारत वॉशिंगटन के साथ ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड इंटेलिजेंस साझा करे।
अफगानिस्तान की बढ़ती फिक्र को देखते हुए भारत ने एनएसए अजीत डोभाल को एक्टिव किया है, क्योंकि डोभाल को एक ऐसा रणनीतिकार माना जाता है जो हर मर्ज की दवा साबित होते हैं। अब बर्न्स ने भारत का रुख किया है, लेकिन यह इत्तेफाक ही है कि आज से 8 साल पहले अमेरिका में ही एक कार्यक्रम के दौरान अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान, तालिबान और आतंकवाद पर आगाह किया था। The last thing that I would like to say is this, that radicalism or threats like this are not in geographical limits. If there is a threat, it will not only be for the region. It will be a threat for all of us, for the entire world. Terrorism is a potent threat and we have got to take a very, very serious. डोभाल 8 साल पहले जिसे भविष्य का खतरा बता रहे थे, वो आज पूरी दुनिया के लिए काला सच है। और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है और भारत का करीबी दोस्त रूस भी। तभी तो अफगानिस्तान को लेकर रूस के सिक्योरिटी काउंसिल जनरल निकोलाई पत्रुशेव भी भारत के दौरे पर हैं। उनका एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री के साथ मंथन का दौर चल रहा है। अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के साथ साउथ ब्लॉक में बैठकें हो रही हैं। ये बैठक उस वक्त हो रही है जब अफगानिस्तान में इंटरनेशनल आतंकी मोहम्मद हसन अखुन की अगुवाई में अंतरिम सरकार बन गई है, जिसका बायोडाटा बेगुनाहों के खून से सना है। वैसे यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल खुद आईबी चीफ रह चुके हैं। रूस के एनएसए भी इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी के प्रमुख रह चुके हैं और विलियम बर्न्स अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख हैं। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत, अमेरिका और रूस की इंटेलिजेंस की आगे की रणनीति बहुत हद तक ग्राउंड इंटेलिजेंस पर आधारित होगी और इसमें दिल्ली की भूमिका खास हो सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, और टीम इंडिया के जो फैंस हैं और धोनी के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी होंगे मेंटर, विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, राहुल चाहर और को टीम में जगह मिली है। मैं सीधे चलूंगा, शिवेंद्र हमारे सहयोगी है, हमारे साथ है। शिवेंद्र भाई, ये बताइए मुझे कि धोनी मेंटर होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब क्या है और रवि शास्त्री क्या करेंगे? रवि शास्त्री भी टीम के साथ होंगे निशांत। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो निकाला जाना चाहिए, अभी तक जय शाह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, आप ये देखिए, विराट कोहली अभी तक आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीत नहीं पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, महेंद्र सिंह धोनी के पास T20 वर्ल्ड कप है, महेंद्र सिंह धोनी के पास 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम नंबर 1 रही है टेस्ट में भी। तो जो वो आईसीसी टूर्नामेंट का प्रेशर होता है, जो मल्टी टूर्नामेंट का प्रेशर होता है, उस प्रेशर से टीम को कैसे निकालना है, संभवतः ये देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। और आपने सही कहा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दरअसल इस पूरी खबर में यही है। बाकी टीम तो जो ऐलान हुआ है वो लगभग उसी लाइंस पे है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का टीम के साथ बतौर मेंटोर जुड़ना इस टूर्नामेंट के लिए, उनका तैयार होना और उनका जुड़ना बहुत 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 इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये टूर्नामेंट अब भारत के लिहाज से। वाकई में आज खुश तो बहुत होंगे तुम, ऐसा कई लोग बोल रहे होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी पूरी दुनिया के फेवरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र बात करने के लिए। लेकिन अब एक गंभीर फिक्र कोरोना की, संक्रमण की तीसरी लहर की डर की, जिसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तब भी इसे स्वीकार करने में बड़ी उहापोह थी। राज्य सरकारें हों या फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हों, कोई कहता था कि दूसरी लहर आ गई है तो कोई कहता था कि अभी नहीं आई है। कुछ वैसा ही इस वक्त मुंबई में हो रहा है, जहां कल मेयर ने कहा कि मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि अभी तीसरी लहर नहीं आई है। तो मेरा घर मेरा बाप्पा, ऐसा ये करके मैं खुद किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आ रही है, आ गई है। मुंबई में थर्ड वेव आ गई, गलत है। मुंबई का डरो मत, अपनी थर्ड वेव अभी तक आई नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कौन सा बयान सच है? सच ही बता दीजिए। चलिए मान लिया कि तीसरी लहर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह मुंबई में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनका क्या? क्योंकि कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है, अगर वो कायम रही तो आज नहीं तो कल ही, और बहुत जल्द तीसरी लहर का कहर दिखना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि मुंबई में इस महीने सिर्फ एक हफ्ते में जितने कोरोना के केस मिले हैं वो पिछले यानी अगस्त में मिले मामलों के करीब 31% हैं। सोचिए जितने केस पूरे अगस्त में सामने आए थे उसके करीब 31% सिर्फ 7 दिन में मिल गए। और डबलिंग बहुत तेज होती है कोरोना की। अगस्त में मुंबई में 9,300 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच 2900 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। साफ है कि किलर कोरोना फिर से डेंजर स्पीड पकड़ता जा रहा है। लेकिन क्यों, ये समझने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड पर गई और लापरवाही का वही लेवल देखा जिसने दूसरी लहर को न्योता दिया था, और अब फिर वही होता दिख रहा है। ये वो भीड़ है, उन लोगों का हुजूम है जो मानने लगा है कि कोरोना अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग किस काम की और मास्क की भला क्या जरूरत? ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां कोरोना ने यू टर्न ले लिया है। कम होता संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। अगस्त के मुकाबले सितंबर के पहले हफ्ते डेली न्यू केस में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। उसकी वजह है ये भीड़ जिसे ना अपनी परवाह है और ना अपनों के फिक्र। मुंबई के दादर इलाके में मार्केट में किस तरह से भीड़ उमड़ी है आप खुद देखिए। जो कोरोना के मामले बढ़ेंगे वो इस तरह के भीड़ से, मास्क नहीं लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, इस वजह से कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर आने के लिए ऐसी ही भीड़ आमंत्रित कर रही है। कोरोना को हल्के में लेकर ये लोग बहुत भारी भूल कर रहे हैं और इस भूल को फेस्टिव सीजन और भयावह बनाता जा रहा है। शुक्रवार से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और उससे पहले मुंबई के बाजारों में संक्रमण को निमंत्रण देती भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है। लोग बाजार में ऐसे ठुसे पड़े हैं जैसे कोरोना है ही नहीं। कुछ ने मास्क लगा रखा है तो कईयों ने मास्क उतार रखा है। इस वक्त मैं मुंबई के क्राफर्ड मार्केट में हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी लहर में हमने देखा कि पूरी मुंबई में स्थिति किस तरह से खराब थी। पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी और अब देखिए जहां तक नजर जाएगी क्राफर्ड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी नहीं है। यही वजह है कि लगातार चिंता जताई जा रही है और तीसरी लहर ना आए इसलिए ऐसे भीड़ से लोग बचें। बहुत ज्यादा जरूरत है तभी बाहर निकलें। भीड़ इतनी है कि 2 गज तो छोड़िए 2 इंच की दूरी नहीं है। ऐसे में जिस तरह से केस बढ़ने शुरू हो गए हैं और उसके साथ ही गणपति की तैयारी चल रही है उसने भी फिक्र बढ़ा दी है, क्योंकि आस्था और त्योहार के नाम पर लोग बेफिक्र हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वायरस के कहर की नई वेव से बचा जा सकेगा? फेस्टिव सीजन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखना यह गलती बार बार दोहराई गई और इस बार भी दोहराई जा रही है। इसका एहसास लोगों को भी है और सरकार को भी। इसीलिए मुंबई में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। मुंबई में 4 नए कोविड सेंटर तैयार किए जाने हैं। इन नए कोविड सेंटर में करीब 5000 बेड होंगे। इसके अलावा बच्चों के संक्रमण का डर तीसरी लहर में ज्यादा है, इसलिए चिल्ड्रन वार्ड बनाए गए हैं और 70% से ज्यादा बेड ऑक्सीजन वाले होंगे। मुंबई के 4 बड़े अस्पतालों कस्तूरबा, केएम, नायर और बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार किया गया है। अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और अब हमारी खास सीरीज लूट खाए।
लूटघर सीरीज में फिलहाल हम आपको हरियाणा के उस खोरी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां अवैध रूप से बनाए गए हजारों घरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया गया। जब हम खोरी गांव में पहुंचे तो कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपना बिजली बिल हमें दिखाया और सवाल उठाया कि अगर मकान अवैध थे तो सरकार ने बिजली कैसे दी। हम खोरी गांव का यही सवाल लेकर फरीदाबाद नगर निगम और बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे। खोरी गांव के बाशिंदों ने एक एक ईंट जोड़कर जो घर बनाए थे वो बेशक बिखर गए, लेकिन इन लोगों ने अपने कुछ दस्तावेज सहेज कर रखे हुए हैं, जैसे कि बिजली का बिल। मिलिए नरेश कुमार से। नरेश का दावा है कि उनके दादा खोरी गांव में 60 के दशक में आए थे और सन 80 से बिजली का बिल भी भरा जाने लगा था। पहले तो हमारे गांव में कुछ भी नहीं था, लाइट पानी कुछ नहीं था, कुएं थे, कुएं से पानी खींच के लाते थे, लाइट हमारे पास नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइट लकड़पुर वहाँ से लाते थे, हम मेन रोड से खींच के लाते थे। बिल हमारे पास सन 80 के बिल है हमारे पास। सन 80 का बिजली बिल तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बात के सबूत जरूर मिले कि खोरी गांव के लोग बिजली बिल का भुगतान कर रहे थे। दावा तो ये भी कि मई के महीने में बिजली का कनेक्शन काट दिए जाने के बाद भी बिजली बिल आ रहा है। ये देखिए सरकारी बिजली का बिल है, ये साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है सतीश कुमार जो कि ओनर बताए जा रहे हैं। और ये देखिए विलेज खोड़ी फरीदाबाद, और साथ ही ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ऊपर देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडरटेकिंग। तो ये सरकारी बिल है और ये बिल जो है ये सितंबर का है 2019 का। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये बिजली के बिल किस तरीके से यहाँ पर बिजली इनको सरकारी मुहैया कराई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम तमाम जो सरकारी जो ये बिजली विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन अधिकारियों के पास जाने से पहले हमने इस मामले को लेकर गांव वालों से विस्तार से बात की। उन्होंने दावा किया कि खोरी गांव में कुल 405 मीटर लगे हुए थे। गांव में बिजली विभाग का आदमी भी आता था, लेकिन वो मीटर रीडिंग नहीं लेता था और अपनी मर्जी से बिल भेज देता था। आरोप है कि जिस परिवार का बिल 400 रुपए आना चाहिए था, उसका बिल 4-4 हजार रुपए का आता था और बिल का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाता था। हमने गांव के लोगों के सामने वो सवाल भी उठाया जो अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये कि खोरी गांव में जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वो चोरी की बिजली तो नहीं थी। अगर सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर चोरी का वो था, यहाँ पर चोरी का था, तो क्या नगर निगम ये बिजली विभाग क्या इतनी मूर्खता है जो इतने सालों से 10,000 पब्लिक को फ्री में लाइट दे रही थी। दावा है कि गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी आता था, सबके घर में पानी के मीटर लगे हुए थे, लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता था। इतना ही नहीं, गांव में कुआं भी। पंजाब था ना, पंजाब की भूमि थी, तब से ये खोरी गांव है। हरियाणा तो सन 66 में घोषित हुआ है, जब से खोरी गांव है। कुएं थे, कुएं से पानी पीते थे हम। ये बोर तो बाद में लगे हैं, जब सरकार ने यहाँ पे वो देख लिया पब्लिक बहुत है, बोर दिए, लाइट दी, पानी दी। उससे पहले तो हम कुएं से करते थे बस। नरेश कुमार की बात सुनकर हम खोरी गांव का कुआं देखने के लिए चल पड़े। ये बताइए सरकारी कुआं और ये किसने खुदवाए थे यहाँ पर ये सब कुछ? सर मैं उस टाइम बहुत छोटा था जब ये कुआं बना था, उस टाइम शायद मेरा जन्म भी नहीं था, ये तब का है सर। 1987 में पैदा हुए मनोज की बात पर ध्यान दीजिए। कुआं उनके जन्म से भी पहले का है, यानी गांव वालों की बात पर यकीन करें तो यहाँ की आबादी पुरानी है। लेकिन इस बारे में सरकार क्या कहती है? सवालों के जवाब के लिए हम पहुंचे फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर से हमने कुएं के बारे में पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे कोई कुआं वहाँ पे नज़र नहीं आया। मैं इतनी बार वहाँ पे गया हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई कुआं नहीं है। हाँ, अगर आप ज़मीन को खोदेंगे तो वहाँ दिल्ली की तरफ से आती हुई पाइपलाइंस आपको जरूर मिल जाएंगी। ये सच है कि गांव में कुआं होने से वहाँ की जमीन पर गांव वालों का मालिकाना हक नहीं मिल जाता, लेकिन हैरानी की बात है कि खोरी गांव का ये पुराना कुआं फरीदाबाद नगर निगम को नहीं दिखा। खैर, हमने हरियाणा के बिजली विभाग से जाकर पूछा कि जब खोरी गांव की जमीन अवैध थी तो आपने उन्हें बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? यूटिलिटी है तो एक यूटिलिटी है, तो कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप किसी को भी बिजली से वो नहीं कर सकते कि हम कनेक्शन देंगे आपको। कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अवैध तरीके से बसी बस्तियों को भी बिजली दे सकते हैं, तो सरकार ने बिजली दे दी। कोर्ट ने कहा बस्ती अवैध है, बिजली काट दो, तो सरकार ने बिजली काट दी।
सरकार ने बिजली काट दी, घर तोड़ दिए और निश्चिंत हो गई। सोचिए जरा, ये ठीक है कि अवैध रूप से निर्माण करना गलत है, लेकिन जब अवैध निर्माण हो रहा हो तब प्रशासन आंखें बंद कर ले तो ये और भी गलत है। कल हम आपको दिखाएंगे कैसे हरियाणा नगर निगम ने माना कि खोरी गांव मामले में किसी ना किसी से गलती तो हुई है। अब आज की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन की निकाली हवा, यूपी चुनाव से पहले रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला। गेहूं में 40 और सरसों में 400 रुपए बढ़ी एमएसपी। टीवी9 भारतवर्ष से बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को शामिल करने का किया फैसला। बेंच ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब। असम में दर्दनाक हादसा, ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज्यादा सवारियों को लेकर जा रही 2 नाव में टक्कर। 30 लोगों ने तैरकर पार की नदी, बाकी यात्रियों की तलाश जारी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने हादसे पर जताया दुख। शादी में किसकी किसकी पूछ होती है? फूफा की पूछ होती है, पान खिलाते वक्त साले की पूछ होती है, नेक के लिए बुआ की पूछ होती है। वैसे ही चुनावों में जातियों की पूछ होती है। यूपी में आ रहे हैं, जातियां पूछी जा रही हैं। पता नहीं कौन कहता है जाति ना पूछो साधु की। अलग अलग पार्टियां अलग अलग लोगों की जातियां ही पूछ रही हैं। मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन करा के ब्राह्मणों को पूछ रही हैं। कह रही हैं अब मूर्ति पार्क नहीं बनाएंगे, महापुरुषों की स्मृतियां बनवाने का काम पूरा हो गया, अब चुने गए तो यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। ये सुनकर गुड्डू भैया बोले, देखो गलती स्वीकारने और सुधारने का एक तरीका ये वाला भी होता है, जिसमें एक की इज्जत रह जाती है और दूसरे का मान बढ़ जाता है। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।